ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया, तो ये देखिए कि ये वाला पोर्शन आपका ब्लू है, ये सिलेक्टेड है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये अनसिलेक्टेड है। ठीक है, अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया, विंडो इस तरीके से मैंने बनाई, माउस का लेफ्ट क्लिक किया और ड्रैग कर लिया इस तरीके से विंडो बना के, तो ये दो पार्ट सिलेक्ट हुए और नीचे के दो पार्ट सिलेक्ट नहीं हुए। क्लियर? अब मैं यहाँ पे ये देखिए ना कर्व पॉइंट आ रही है, जो सर्कल है इसको कर्व पॉइंट कहते हैं, इससे मैं कुछ शेप क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर मैं ये करूँ तो सर्कल बन जाएगा। क्लियर? हम एक इस तरीके से एक मैं आपको दिखा देता हूँ। हम पहले के ज़माने में पेंट टूल से एक चीज़ ड्रॉ करते थे, एक शेप ड्रॉ करते थे, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, उसके लिए। अब देखिए वो कितना आसान हो गया। एक पार्ट मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर बनाया, ठीक है, एक पार्ट एंकर का क्लिक किया, उसको मैं सेंटर पॉइंट पे लेकर के आया, ये कर्व पॉइंट आया, इस कर्व पॉइंट को मैं ऊपर की तरफ, ये शेप बहुत ही ज़्यादा बेसिक और कॉमन है, ये आपको हर जगह बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस डिज़ाइन को लेकर के कोई विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, इस टाइप कोई चीज़ ड्रॉ करते हो, तो अगला बंदा, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, सीनियर हो या कोई टीचर हो, छुट्टे के साथ अगर आपने कॉपी किया, इतना ज़्यादा कॉमन है, तो इस चीज़ से अब अवॉइड कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसलिए आपको ये टूल्स बता दिया कि इतनी आसानी से अब ये चीज़ बन सकती है आज के दौर में। पहले हम जब बनाते थे तो पाथफाइंडर टूल, पेंट टूल, फिर सर्कल और इन दोनों को मिला करके फिर पाथफाइंडर का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसका कर्वेचर टूल नहीं था। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता था, पेंट टूल लिया, एक यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक किया, अब जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कर्व बना रहे हैं और फिर उसको एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे उसको एडजस्ट किया। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हुआ करती थी, उससे और पहले जाएंगे तो थोड़ा और मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आसान। क्लियर है? तो जब भी कोई डिज़ाइन आप बनाओ, क्रिएट करो, टूल्स में आप लोगों को सारे सिखा दूंगा, सही है, लेकिन डिज़ाइन आपका अपना हो। डिज़ाइन बनाना मैं नहीं सिखा, डिज़ाइन बनाना अपना खुद क्रिएट करना। फिर कोई भी टीचर, कोई भी इदारा आपको टूल्स तो सिखा सकता है, क्रिएटिव नहीं बना सकता। ठीक है, और ना ही आजकल के दौर में ऐसा कुछ है कि वो बाबा जी के पास गए, तालीम दिया, पेपर के वक्त करता था, वो भूल लिया, भूल के बच्चे को खिला दिया। एंकर आपने एक कोई सा भी एक एंकर पॉइंट पकड़ लिया, पिक कर लिया, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और उसको लेते हुए आपने ड्रॉ करना शुरू किया, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये बात हुई है तो एक सवाल के बिना तो मैं रह नहीं सकता, तो सवाल पूछ लेता हूँ, ड्राइंग का बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज? श्योर? सब क्लॉकवाइज पर है? अच्छा, क्लॉकवाइज पे कितने और एंटी क्लॉक पे कितने हैं? क्लॉकवाइज पे बदला है, हाँ सर, तो हम करते हैं ना ड्रॉ टू क्लॉकवाइज, लेकिन मैं ड्राइंग का स्टैंडर्ड सा पूछ रहा हूँ, आपका स्टैंडर्ड सा क्लॉक वाले पहले हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4 5 6 क्लॉक वाले यहाँ से कितने? 1 2 आप भी हैं, 3 4 क्लॉक वाले यहाँ पर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 4 10 लोग क्लॉक वाले हैं, बाकी 1 2 3 4 और अब
पांच लोग एंटी क्लॉकवाइज हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल, ड्राइंग ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, यानी कि ऐसे बनती है या ऐसे बनती है? कॉन्फ्लिक्ट फिर आ गया। चलो नीचे से ऊपर वाले जितने लोग हैं वो पहले हाथ खड़ा कर लें। 1 2 3 4, बस 4 लोग हैं। सही से ऐसा वाला हाथ खड़ा करेंगे तो मैं काउंटिंग करूँगा, वरना मैं कंसिडर नहीं करूँगा। 1 2 3 और बस 3 है। आप लोग ये कह रहे हो कि ऊपर से नीचे बने, ठीक है? ऊपर से नीचे में आप लोग कितने लोग हैं? 1 2 3। बेटा आप लोग किस खाते में हो? ना आम है ना नाम है, किस खाते में हो? बाकी के लोग पीछे के 2 और एक आगे के। नीचे से ऊपर, काफी सोचने के बाद नीचे से ऊपर। अच्छा, ऊपर से नीचे में यानी कि 10 3 9 लोग ये आ गया। यानी कि आप लोग पहले ये काम करोगे कि पहले ऊपर की मंजिल बनाओगे, देन नीचे की मंजिल बनाओगे। मैं घर बना रहे हो तो पहले ऊपर का कमरा बन गया, फिर नीचे की बुनियाद है। तो उस बुनियाद को कैसे करोगे? हवा में मोहल्ला कैसे करोगे? सर पहले बेस बनेगी तो ऊपर जाएगा ना। पहले बेस बनेगी तो इमारत बनेगी ना। पहले उन लोग से तो सवाल कर लो ना जिन्होंने कहा कि ऊपर फिर नीचे। वो तो डिपेंड करते हैं कि बना क्या है। क्या मतलब डिपेंड? बेटा ड्राइंग के स्ट्रक्चर की बात की है। देखो, ड्राइंग इंजीनियरिंग का हो या आर्ट की हो, टेक्निकली बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड एक ही चीज है कि क्लॉकवाइज चलता है और नीचे से ऊपर। बेस बनेगी तो बुनियाद आगे चलेगी, जब बेस ही नहीं बनती तो बुनियाद आगे कहां से चलेगी? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं है, ठीक है? बनाने को आप एंटी क्लॉक भी बना सकते हो, लेकिन मैनुअली स्केचिंग में जब आप आओगे और एंटी क्लॉक बनाओगे तो एक पॉइंट पे आके आप फंस जाओ, वो शेप आपके आओगे। डिजिटली तो बहुत सारी चीज हो गई, हमने एक शेप बना लिया हाफ, और हाफ बनाने के बाद उसको मिरर करके ज्वाइन कर लिया। जुगाड़ तो बहुत निकाल लेते हैं ना हम लोग, तो जुगाड़ तो निकाल लेंगे सही, लेकिन अगर आप स्केच में बना रहे हो तो आप उसको मिरर नहीं कर सकते। तो जब आप पाथ कंप्लीट करने पे आओगे तो आप अनकंफर्टेबल होगे, और अनकंफर्टेबल होने के बाद एक शेप का आकर आपका हाथ हिल जाएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से बनाओगे तो आप कंफर्ट रहोगे, और कंफर्ट जोन में आकर के आप उस पाथ को प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ क्लियर है। तो स्टैंडर्ड क्या है ड्राइंग का? क्लॉकवाइज और डाउन टू अप, ठीक है? अच्छा, अब एक सवाल और, जब ये चीज आ गई तो ड्राइंग लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है? कैसे? राइट टू लेफ्ट, राइट टू राइट कैसे? राइट टू लेफ्ट होती है। राइट टू लेफ्ट होती है ना बेटा। नीचे से ऊपर, तो ये तो राइट टू लेफ्ट हो गया। यानी कि क्लास में एक बंदा हाथ दे रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। लेफ्ट टू लेफ्ट। जब आप एंटी क्लॉक की बात तो नहीं कर रहे, आप तो क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। जब क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि वो लेफ्ट से राइट जा रहा है। इसमें सोचने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। आप तो अपने सोचने में घंटा लगा दे, वो पहले तो जवाब देके के बैठ गया नहीं आया थी। और तुम्हें तो मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए सिविल इंजीनियर साहब। आप नहीं, आप पीछे आर्किटेक्चर तो सिविल इंजीनियरिंग में आएगा यार, किसी और पार्ट में आएगा। इलेक्ट्रिकल में दे दूंगा है। भाई लोग, तुम लोग भी क्या करते हो? पहले गेट बनाते हो, गेट बनाने के बाद एंट्रेंस बनाते हो, एंट्रेंस के बाद फिर फैलते हो ना कि पैसेज के बाद फिर ये रूम, या ये करते हो पहले ये रूम बना लिया और फिर पैसेज बना रहे हो, फिर एंट्रेंस बना रहे हो। तो अंडरस्टूड किया ड्राइंग का? राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज, डाउन टू।
Left to right. लेफ्ट टू राइट ही लोग राइट टू लेफ्ट बोला। जहाँ यानी कि हाथ से होती है कोई इसका मतलब है जा रहे हो। मुझे लग रहा था कि उस दिन की तरह कहीं सोते होते तो नहीं हो तुम लोग। चलो भाई, अच्छा अगर यहाँ तक आप लोग जा रहे हो, आप लोग को ये चीज़ पता चल गई है और ये चीज़ आपको समझ में आ गया है, तो अब हम फिर ड्राइंग की कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ये 3 ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया ना, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं? कौन सा वाला? ये वाला? अच्छा चलो, पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ। ये शेप बना लिया। अब जो ये है सिलेक्शन टूल, इसका काम क्या है? तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और मूव करवाना, ठीक है, और कर्व पॉइंट को कर्व करवाना, ठीक है। अब ये तीनों समझ में आ गया या तीनों में कोई कंफ्यूजन है? अब भी ये वाला पार्ट है। अब इसमें देखें कि ये कर्वेचर पार्ट क्या करता है। मैंने इस पाथ पे आके बीच में एक पॉइंट ऐड करवा दिया, ठीक है। अब जब एक ऐड करवा दिया तो उसको मैं राउंड कर सकता हूँ। कर्वेचर टूल है बिल्कुल, पेन टूल से भी पॉइंट, मगर राउंड तो कर्वेचर टूल से ही होता है। अब मैं यही सेम काम आपको पेन टूल से करके दिखाता हूँ। इजीली हो जाता है, वो शेप में सही होता है। मैं यहाँ पर आया, प्लस का निशान ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने ऐड किया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के उसके पार्ट को कर्व कर रहा हूँ, लेकिन कर्व करने के बाद मुझे गोलाई देनी पड़ेगी, उसमें ऑटोमेटिकली गोलाई आती है। बस फर्क इतना है जी। हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हैं, यानी कि 2-3 टूल ऐसे हैं जो सिमिलर वर्क करते हैं। तो हम बार बार उस चीज़ को सिलेक्ट करने के बजाय अपना टाइम शॉर्ट क्यों ना करें, हम ऐसे टूल के ऊपर क्यों ना जाएं जो काम हमारा टाइमली सेव कर रहा हो और इजी कर रहा हो, ठीक है। तो इसलिए कर्वेचर टूल इस्तेमाल किया जाता है, वरना पहले के दौर में कर्वेचर टूल नहीं होता था। पेन टूल के अंदर पेन पॉइंट, एंकर पॉइंट और सिलेक्शन पॉइंट, इसी के अंदर सिलेक्शन पॉइंट होता था जो कर्वेचर टूल के तौर पर काम करता था, ठीक है। अब उन्होंने इसको यहाँ से निकाल के कर्वेचर टूल अलग से ऐड, क्लियर? 1 2 3 4 5 हो गए। कैसे बेटा? 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर दो, यहाँ पर जितने भी इस टूल के आगे कोई रेक्टेंगुलर नहीं बना हुआ, ट्राइंगल नहीं बना हुआ छोटा सा, इसके आगे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है। इट्स मीन इसके अंदर और भी टूल्स हैं। माउस आप यहाँ पर लेकर के जाओगे, राइट क्लिक करोगे और भी टूल्स आ जाएंगे। ये और ये दो की कोई शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की स्लैश है, एलएस की शॉर्टकट की एल है, रेक्टेंगुलर की शॉर्टकट की एम। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर आप फोटोशॉप पे जाते हो तो आसान है। एलिप्स टूल भी एम से आ रहा है, ट्राइंगल टूल भी एम से आ रहा है, पॉलीगॉन टूल भी एम से आ रहा है, बस शिफ्ट के साथ आ रहा है। शिफ्ट एम दबाओगे तो स्विच हो जाएगा, फिर शिफ्ट एम दबाओगे तो स्विच हो जाएगा, सिंपल एम दबाओगे तो जो सिलेक्टेड होगा वो शो हो जाएगा। क्लियर है? फिर जब फोटोशॉप आएंगे तो हम उसको फिर सब देख लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से स्टार, पॉलीगॉन इन सबको बताने की जरूरत तो नहीं है। स्टार टूल का आता है, इधर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स में इंक्रीज कर देता हूँ। अगर मैं मैनुअली दे देता हूँ 250, ठीक है। क्या बन गया? लेकिन पहले क्या हम लोग थोड़ा बेवकूफ़ लोग हुआ करते थे ना, हम तरीका इस्तेमाल क्या करते थे, यहाँ पे जाते थे
बेस बनाते थे, पेन टूल लेते थे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक गलती की है क्या कि मैं उसको ले लेता हूँ पहले पेन टूल को स्टेट लेने के बाद उसकी एक डुप्लीकेट ली और उसको हल्का सा रोटेट कर दिया। अच्छा, अभी मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ। इसका एक तरीका एरे के जरिए भी होता है। एरे पर जाएंगे, 360 की वैल्यू देंगे और जितना पॉइंट हम गोल घुमाना है, कॉपी करना है, हम उसकी जितनी वैल्यू देंगे तो ये गोल घूम जाएगा। दूसरा तरीका कि ये एक मैंने कॉपी निकाला और कंट्रोल डी, सर रोटेट क्या हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा, नहीं सर, तो कॉपी हुआ है। ये ऑफसेट है, कॉपी नहीं हो रही। अच्छा, ऑफसेट है। ऑफसेट का काम क्या होता है, आप सिविल इंजीनियर साहब को ये बात से सब पता होगा। ऑफसेट क्या होता है कि सेम साइज सेम स्पेस पे एक ही चीज को क्लोन करता है, यानी कि कॉपी करता है, लेकिन सेम साइज पे। ठीक है, क्लियर? इसको ऑफसेट कहते हैं। सर ऑफसेट का मतलब क्या है? सेम साइज को सेम साइज सेम स्पेस पे क्लोन करना, कॉपी करना। स्कूल को जरा और से, क्योंकि इसके बाद में असाइनमेंट देना होगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बेसिक से असाइनमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें से हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बचकाना सा असाइनमेंट हो और बहुत ज़्यादा सिंपल हो, लेकिन कुछ लोगों को जिनको काम बिल्कुल नहीं आता उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेस बनाना। ठीक है, पेन टूल, पेन ब्रश टूल। अच्छा, अभी आप देखो कि इसका जो यहाँ पर एक पार्ट आ रहा है, रेडियस बहुत छोटा सा दिख रहा है। ये बड़ा कैसे होता है? क्लोज कर्ली ब्रैकेट से। क्लोज कर्ली ब्रैकेट कब आऊंगा? कर्ली ब्रैकेट पता है सबको? पता है? मैथ्स तो पढ़ा होगा ना, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सही है। तो हमारे पे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट है, तो एक ही में कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट का नाम दिया जाता है। तो क्लोज कर्ली ब्रैकेट से इसका रेडियस, इसका साइज बड़ा होता है और ओपन कर्ली ब्रैकेट से इसका साइज छोटा होता है। चाहे पेन टूल हो, पेंट, चाहे वो पेंसिल टूल हो, चाहे वो इस टाइप से रिलेटेड और भी कोई चीज़ हो, सही है। जितने में भी इस टाइप का पार्ट आता है जो सर्कल से रिलेटेड या साइज से रिलेटेड है, उसका ये कर्ली ब्रैकेट शॉर्टकट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पेन ब्रश क्या काम करता है? पेंट स्पेसिफिक उस पे ड्रॉ करता रहता है। क्या ड्रॉ कर सकता है? पेंट जितना आपने सेलेक्ट किया, पेन ब्रश से सिलेक्टेड कैलिग्राफी कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो जितना आपने स्पेस बढ़ाए कर्ली ब्रैकेट से। पेन ब्रश को ऐड करते हैं, उसके शेप्स को चेंज करते हैं, ठीक है, एंगल चेंज करते हैं, सही है, साइज क्रिएट करते हैं, देन उससे आप इजीली कैलिग्राफी कर सकते हो। ठीक है, आप में से कितनों को आती है कैलिग्राफी? पेन से आती है, उस पे नहीं आती ना? तो इस पे भी हो सकता है। वरना गलती निकाल देते तुम लोग। चलो, लेकिन हम कैलिग्राफी करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो अभी कैलिग्राफी नहीं कर रहे, अभी बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं। तो अभी लोगों के अभी कर रहे हैं तो पेन ब्रश जो है फिल कलर से इस्तेमाल नहीं होता, स्ट्रोक कलर से इस्तेमाल करते हैं।
पेन कर रहा हूँ। सर स्ट्रोक को और फिल को चेंज करने की भी की है ना, उसको क्या है? मैं वो बता रहा हूँ। सर मालूम थी मगर भूल गए, इसलिए जब भी तो आपसे पूछा। सिग्नेचर भी इस तरीके से क्रिएट कर, लेकिन इस चीज को चलाने के लिए या ग्राफिक डिजाइनिंग में आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल होता हैंड आपका और दिमाग। कैसे? Fingers. है? कैसे Fingers. use होता है? आपके माउस पे चल रही होती है फिंगर। उसको चल रहा होता है पूरा Use hand कैसे उस- होता है? क्या hand- technique क्या है? आपकी wrist. आपके विस्ट से चल रहे होते हैं आपके फिंगर्स, 2 फिंगर्स। रिस्ट। सही है। आपकी ये बॉडी नहीं मूव होती, सही है। जो डिजाइनर ये वाला पार्ट यूज करता है उनके साथ क्या होता है, ये स्क्रॉल डाउन जब आप ड्रॉ करते हो तो बहुत ज़्यादा ये नीचे भागेगा या बहुत ज़्यादा ऊपर भागेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, यानी इसके ज़रिए हम सिग्नेचर, राउंड, कैलीग्राफी, बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखो कि सिर्फ अगर आप एक पार्ट इस्तेमाल कर रहे हो, फिनिशिंग आपकी ऑटोमेटिकली है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है, रिस्ट मूव करना है। सही है। वॉइस ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, ये काम वॉइस बहुत अच्छे से क्यों कर सकता है? 2 चीज़ों की वजह से। बाइक चलाते हो? क्रिकेट में भी ये चीज़ की थ्रो होती है, सही है। और ये एक्सरसाइज, क्योंकि ये मूवमेंट ज़्यादा होती है एक्सरसाइज में, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा स्मूथली लड़कियाँ कर सकती हैं। बेलन चलाने में? Sir, hand your boobs. बेलन भी चलाते हैं ना सर? सर आटा गूंदते। सर आपकी फिनिशिंग कैसा है? पहले तो नहीं आएगी। पहले मैंने ये हाथ मूव किया था, अभी मैंने डिफरेंस बता रहे थे वो। जब भी मैंने उसका पॉज लेकर के आपसे ये सवाल किया था कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है, सही है, ये या ये, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टैक्स की तरफ, ठीक है। टैक्स हमारे पास बहुत सिंपल तरीके का है, लेकिन जो बेसिक डिजाइनर्स हैं वो बिगनर्स जो है 2 तरह की गलतियाँ करते हैं टैक्स लिखने में। पहले आप लोग से सवाल पूछूंगा था, आप लोग टैक्स जब ड्रॉ करते हो तो कैसे बनाते हो? विंडो बना के क्लिक करते हो, टैक्स ऐसे बनाते हो या ऐसे बनाते हो? ऐसे second one. लेकिन नॉर्मली बिगनर्स की गलती ये होती है कि उनको एक सिंगल हेडिंग भी लिखनी होती है तो वो बॉक्स बना के करता है, ठीक है। तो सिंपल अगर आप एक क्लिक करते हो तो आपको साइज इंक्रीज करने में आसानी होती है, ठीक है। और बॉक्स बना के अगर आप करते हो और मैं यहाँ पर तो इसका साइज इंक्रीज करने में मुझे मुश्किल होती है, सही है। मुझे यहाँ पर साइज बड़ा करने के लिए इसके अंदर जाना होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से जाके साइज इंक्रीज करना। Paragraph. कंटेंट लिखने के लिए बॉक्स बनाया जाता है, लेकिन मेरी नज़र में क्योंकि हम जब डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ कंटेंट को अलाइन करना होता है। तो पैराग्राफ बना करके लिखने में आपको अलाइनमेंट में मुश्किल होती है, आपको स्पेसिंग देनी पड़ती है और बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्लिक करके करते हो और डायरेक्ट टाइप करते हो
तो आपके लिए उसमें आसानी हो जाती है उस पैराग्राफ को मैनेज करने में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया सिंपल, लॉरेंस पेन मैंने लिया। अच्छा, पहले ये टेक्स्ट नहीं आता था, सारी कर्सर आया करता था। अब बाय डिफॉल्ट मोस्टली सॉफ्टवेयर में इन्होंने ये कर दिया है कि लॉरेंस पेन को प्रोग्राम कर दिया कि जब भी आप क्लिक करते हो या कोई पैराग्राफ बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो लॉरेंस पेन आता है, ठीक है। अब आपको उसको अगर रिमूव करना है तो आप उसको मिटा के रिमूव करके फिर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने ले रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे राउंड टेक्स्ट लेना है, सही है। तो राउंड टेक्स्ट लेने के लिए मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। अब इस पे मैंने इसको स्टोक पे चला गया। स्टोक पे जाने के लिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। सर स्विच की बता दे। चलो, जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। डी दबाओगे तो डिफॉल्ट कलर आएगा, वाइट ऊपर ब्लैक नीचे। शिफ्ट एक्स करोगे तो स्ट्रोक का कलर फिल कलर में चला जाएगा, फिल का कलर स्ट्रोक में चला जाएगा। सिंपल एक्स दबाओगे तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा। अगर स्ट्रोक ऊपर है तो एक्स दबाने में फिल कलर ऊपर आ जाएगा। सिलेक्ट दबाओगे तो कलर नन हो जाएगा। क्लियर जी? स्लैश। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने एक, ये वाइट कलर है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। आउटलाइन ले लिया मैंने इसको, स्ट्रोक में कर देता हूँ यहाँ पर 2। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर जा रहा हूँ। टेक्स्ट पे भी देखिए कि यहाँ पर ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ है। इस पर राइट क्लिक किया, टाइप ऑन पार्ट 2। पाथ पे आके क्लिक किया, डेमिंग लॉरेंस पेन आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो डंडी आ रही है नीचे, इसको क्लिक करके मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। इसको रोटेट करके मैं अंदर की तरफ भी टेक्स्ट ला सकता हूँ। इसी को वापस बाहर भी ला सकता हूँ। सर इसकी डंडी से ही ना सिर्फ ये वाली सही, क्लियर है? सर इसको आपने सिर्फ माउस से ड्रैग करें ना, मूव कर रहे हैं। ये वाली डंडी को माउस से लेफ्ट क्लिक किया, यानी कि इसको पिक किया, पिक करके इसको रोटेट करना है, रोटेट कर लीजिए। अंदर ले जाना है, अंदर ले जाइए। रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये रोटेट टूल है। रोटेट टूल, अब देखिए कि यहाँ पर मेरे पास एक एंगल की बनी हुई है, जिसकी वजह से जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो एल मूव नहीं हो रहा, एल स्टक हो गया। ऐसा लग रहा है कि एल पे कोई की लगा हुई है, ठीक है। और बाकी का पार्ट मेरा मूव हो रहा है, लेकिन इसको मुझे सेंटर से रोटेट करना है। तो मुझे क्या करना है, जस्ट सेंटर पार्ट पे आके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैं इसको रोटेट करूँगा, ठीक है। क्लियर है? सर सिर्फ आर दबाया था आपने, सिर्फ आर दबाया था सिर्फ आर नहीं दबाया था, रोटेट टूल लिया था और उसको सेंटर पर मैंने जिस क्लिक किया, ठीक है। और फिर इसको घुमाया था। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है इरेज टूल। इरेज टूल क्या काम करता है? यहाँ पर तो नहीं मिला। जब सेलेक्ट करें
ये ले लिया। आप बताओ क्लिक करें। कुछ अजीब तरीके से नहीं हटा रहा, क्योंकि इलस्ट्रेटर में इरेज टूल कलर को, टेक्स्ट को इरेज नहीं करता, सही है, एंकर को रिमूव करता है, एंकर्स को या पाथ को नहीं। सर एंकर एंकर क्या होता है? ये पाथ है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन पाथ है, ये कॉर्नर पे जो आ रहा है ये बॉक्स बना हुआ, ये एंकर है। ये पता नहीं अभी यहाँ पर थोड़ा इशू कर रहा है। दूसरा ड्रॉ करता हूँ। ये जो कर्व पॉइंट है ये देखिए, चलो मैं यहाँ करता हूँ, ये एंकर है, ये जो बॉक्स है छोटा, ये वाला एंकर पॉइंट है और ये कर्व पॉइंट है। ये देखिए कर्व का निशान भी बना हुआ है। ये क्लियर है यहाँ पर? अब हमारे पास क्या, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है? मैंने ये 3 पार्ट ड्रॉ कर दिया। और से देखिएगा, इसमें 2 तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 3 मैंने पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने शेप बिल्डर टूल लिया। अगर देखिए अभी एरो के साथ प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है, अब माइनस का निशान आ रहा है, माइनस के निशान में ये इसको रिमूव करेगा और प्लस के निशान में ये इन 2 पार्ट को ऐड करेगा। शेप शॉर्टकी कैसे माइनस ऑल्ट दबा के रखेंगे तो ये माइनस करना शुरू कर देगा, कट कर देगा। अच्छा तो नहीं बना, लेकिन बना चिंता, ठीक है, क्या में बना है, मैं कुछ जान बुझ के नहीं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब शेप बिल्डर टूल समझ में आ गया। इस आपके पूरे काम में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पाथ फाइंडर टूल, शेप बिल्डर टूल, ब्लेंड टूल, लोगों का काम होता है। सबसे ज्यादा शेप बिल्डर टूल और पाथ फाइंडर टूल का इस्तेमाल किया जाता है लोगो या किसी पिक्चर को या किसी शेप्स को ड्रॉ करने, ठीक है, क्लियर है। सर दोबारा बोलेंगे? शेप बिल्डर टूल का लोगो क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप बिल्डर टूल, पाथ फाइंडर टूल, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने एक सर्कल बना लिया, सिंपल से एक कलर ले लेता, क्या हो ग्रेडियंट टूल के ऊपर आया मैं, ठीक, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस खुल गए। अच्छा, ये सेटिंग्स के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आपके पास सेटिंग कैसी है। कुछ के पास यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाते हैं, कुछ के पास यहाँ पर ऑप्शन खुलते हैं और कुछ के पास दोनों जगह पर ऑप्शन खुल जाते हैं। कि अगर मैं यहाँ पर विंडोज ले लिया मैंने, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर भी मेरे पास खुल गया, यहाँ पर भी ओपन हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट लेता हूँ, ये ड्रॉ हो गया,
ये वाला पार्ट लेता हूँ। पहले वाले पार्ट में क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन बनी, ग्रेडियंट, लाइट और डार्क। दूसरे वाले में सर्कल बन रहा है। तीसरे वाले में चारों तरफ से क्या हो रहा है, कलर ऐड हो रहा है। इस शेप में अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक रेक्टेंगुलर टूल बनाता हूँ और इस पर अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट की थी कि ग्रे एंड वाइट आ रहा है, कलर चेंज करना है। इसके ऊपर आप आए, डबल क्लिक किया, जो सा भी कलर चाहिए आपने क्लिक कर दिया। इसका रेडियस बढ़ाना है, ये आ रहा है सर्कल। इसको आप आगे की तरफ ले जाओगे, डायरेक्शन चेंज करोगे, कलर की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, तो ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मेरे पास 3 कलर आ रहे हैं। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल का काम क्या है कि मुझे यहाँ से ग्रेडियंट की जगह मुझे कलर पिक करना है। ठीक है, या किसी कलर पे मुझे कोई शेप चेंज करना है। जैसे एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने कहा कि ग्रेडियंट आ जाए, तो एक और बॉक्स पर यहाँ पर मैंने कहा कि ग्रेडियंट आ जाए, ग्रेडियंट आ गया। उसको सेलेक्ट किया, कहा कि यहाँ पर ये वाला कलर आ जाए, कलर चेंज हो जाएगा, जो था कलर वापस ग्रेडियंट चाहिए वापस। ठीक है, क्लियर है। आई ड्रॉपर टूल समझ में आ गया। लेकिन आई ड्रॉपर टूल का इलस्ट्रेटर में एक और काम है। ठीक है, वो क्या है? मैंने इसका साइज बड़ा किया और स्टाइल चेंज किया। कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये 2 हेडिंग है मेरे पास। अक्सर आप लोग जब टाइप करते हो तो आप लोग से ये अक्सर गलती हुई होगी कि जब मल्टीपल हेडिंग बना रहे हो तो कहीं ना कहीं जाकर आपको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर मैं स्टाइल का चेंज कर सकता हूँ। स्टाइल चेंज किया तो आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर आपको यह लगता है कि आप इस सिंगल ये कहते हैं कि तमाम हेडिंग में यही वाला स्टाइल करता हूँ। तो आपको तमाम हेडिंग को सिलेक्ट करके उसको मिटा के नए सिरे से आपको टैप करना पड़ता है, नए सिरे से स्टाइल देना पड़ता है। इलस्ट्रेटर में क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट चेंज नहीं होगा। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। एप्सन ले लिया, ये 2 अलग अलग हेडिंग है। आई ड्रॉपर टूल लिया, साइज चेंज हो गया, इसके हिसाब से हो गया, कलर्स के हिसाब से हो गया, फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से हो गया। यानी कि फॉन्ट का कोई भी स्टाइल है, कलर हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, उस चीज को पिक करने के लिए टेक्स्ट को पिक नहीं करें। क्लियर? आई ड्रॉपर टूल भी समझ में आ गया। विड टूल का काम क्या होता है कि जो कॉर्नर होते हैं, एजेस होते हैं, इससे आप पकड़ के शेप चेंज कर सकते हो। सर इसको क्या कहते हैं? जी, इस टूल का नाम क्या है? विड टूल।
अभी यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है, उसको मैं दोबारा देख लेता हूँ। सर ये काम कर लेगा, लेकिन ये फिल कलर पे भी काम करता है। फिल कलर में जब ये काम करता है तो अंदर का फिल आपका पार्ट वही रहता है, सेम रहता है, और जिसका स्टोक होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये ऐसा शेप बना सकते हैं, ठीक है? हैं? स्टोक या आउटलाइन को कहते हैं। यहाँ पर मैं एक कलर ले रहा हूँ, ये ब्लैक कलर, ताकि आपको समझ में आए। और इस सर अभी मैं आउटलाइन जो बनती है वो स्ट्रोक कहलाती है। ये आउटलाइन भी सिलेक्ट नहीं होगी। सर ऊपर से बन हुआ वो वहाँ से कहाँ से क्लिक बेटा? ऊपर वहाँ रेड पे आया बस कुछ सर नीचे से बात आ गया। आ गया। ये ब्लैक वाला स्टोक है और ये अंदर वाला फिर है। यहाँ पे ये स्टोक है और ये वाला फिर है, ठीक है? जब आप ये विड टूल पे आता हूँ, जब को सिलेक्ट करके, तो ये यहाँ से ऐसे का 3D इफेक्ट दे रहा होता है। 3D इफेक्ट में बस एक शेप दे रहा होता है। 3D एक अलग चीज़ है, वो डायमेंशन अलग है, 2D डायमेंशन अलग है, 3D डायमेंशन अलग है। अभी हम 2D 3D पे नहीं, हम 2D पे भी काम करते हैं, ठीक है? यहाँ से आप करोगे तो ये ऐसे शेप बना देगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हमारे पास आ रहा है ब्लेंड टूल। दो मैंने एक ले लिया रेक्टेंगुलर, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें स्टोक मैंने बंद किया हुआ है दोनों में, ठीक है? सही ब्लेंड वाले सेंटर पे क्लिक किया, नीचे वाले सेंटर पे क्लिक किया, ये कलर को ब्लेंड कर दिया, ठीक है? लेकिन तो बंद करने का तरीका आ रही है कि यहाँ पे ये एरो आ रहा है, इससे बंद कर दोगे, ठीक है? नहीं तो कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क का निशान बना हुआ आता है, वहाँ पे स्लैश का निशान है, इसको दबाओगे तो सिर्फ ही बंद होगा। अच्छा, अब अगर आपने स्टोक लिया हुआ है फिल कलर के साथ, तो ये ब्लेंड कैसा काम करेगा? इसने कलर्स को हाइड कर दिया क्योंकि उसके ऊपर क्या है, ब्लैक कलर है, और दोनों तरफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर जब ब्लेंड करेगा तो वो पूरा एक बॉक्स ब्लेंड ब्लैक टाइप का करेगा, ठीक है? और जो फ्रंट वाला पार्ट होगा सिर्फ वो कलरफुल रहेगा, पीछे वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने स्टोक दोनों का कम किया हुआ है, और अगर दोनों का आपने स्टोक बंद किया हुआ है तो ये आपका क्लियर है? अब है आपके पास क्या, आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आता है, शिफ्ट टू इसकी शॉर्टकट, शिफ्ट को दबाएंगे तो आर्टबोर्ड डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, या टूल्स में आकर के इस टूल को आप सिलेक्ट करोगे तो आपका आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
अब ये सिलेक्ट करने के बाद या तो आप आर्टबोर्ड को मूव करवा सकते हो कहीं पर भी, ऑल्ट दबा के आर्टबोर्ड की डुप्लीकेट ले सकते हो। सही है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया और आर्टबोर्ड को डिलीट किया, मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ, मेरा कंटेंट डिलीट नहीं हुआ। और अगर मैं कंटेंट को डिलीट करता हूँ तो मेरा आर्टबोर्ड डिलीट नहीं होगा, एक साथ दोनों डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, आपको अलग अलग ही डिलीट करना होगा। फिर डिलीट के लिए क्या करते हैं? डिलीट का बटन दबाओ, कीबोर्ड पर डिलीट का बटन है। ठीक है, क्लियर है। जूम टूल आपको पता ही, किसी भी पार्ट को जूम करना है, ऑल्ट दबा देंगे तो ये माइनस का काम कर देगा। ठीक है, अक्सर ऐसा आप लोगों से हो जाता है कि विंडोज ही गायब हो गई, जो आप आर्टबोर्ड पर काम कर रहे थे, अब आप उसको ढूंढ लो स्पेस बार के जरिए, कहाँ है, मिल नहीं रहा। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+0। फिट टू स्क्रीन, Ctrl+1 फिट टू पेज। 0 सही है। Ctrl+0 फिट टू स्क्रीन, Ctrl+1 फिट टू पेज। सर एक मैश टूल भी तो होता है ना इसके अंदर, बहुत सारे उसका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है ग्रेडियंट और कलरिंग में, ब्लेंडिंग में। कलर सिलेक्शन में। सर इसमें उर्दू भी कैलीग्राफी होती है। कैसे? उर्दू के सबसे डाउन खताती भी होती है। इसके इन्हीं टूल्स में उसके टूल्स अलग। कैलीग्राफी पेन टूल से हो जाती है। उर्दू टाइपिंग या खताती वो आपको उसमें सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, शो इंडिक करना पड़ता है, और उसके बाद जो आप उर्दू फॉर्म डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर जब आप करोगे तो उर्दू टाइप होगा। ठीक है, वो आगे जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा, करवाऊंगा, बताऊंगा कैसे करें। शुरू की कुछ बेसिक सी क्लासेस हो जाए जी, देन उसके बाद मैं करूँगा। अभी अजान का वक्त पकड़ लीजिए, नमाज का वक्त पकड़ लीजिए, देन फिर मैं आगे के आपको टूल्स बताता हूँ, आपको आप क्या समझ